एक नाम रविकांत सिन्हा फिल्मों में अब बड़ा नाम बन चुके हैं। एक्टर, डायरेक्टर। एक मिडिल क्लास फैमिली का ना अपना एक सपना होता है बचपन से ही। कोचिंग में, स्कूल में जो भी नाटक होते थे, पता नहीं कैसे इंटरेस्ट जगा। और बहुत सारे थिएटर ग्रुप है पटना में, जैसे सिटी इप्टा, हमारे इप्टा संस्था का। पहले क्या लगता था कि चलो यार लाइंस बोलो, हाँ 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 हाँ, लोगों ने तालियां बजाया, बस यही दुनिया है। हर कोई डपली बजाएगा, गांधी मैदान में कटोरा लेके। बॉलीवुड में कब एंट्री मिली? मजा किस में आता है? ओवरऑल मैं कहूँ कि मजा आता तभी मैं इतने सारी चीजें कर पा रहा हूँ। अगर मजा नहीं आता, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। एक नाम रविकांत सिन्हा, बिहार में पटना, और पटना से सफर की शुरुआत होती है और मुंबई में झंडा बुलंद किया जाता है। फिल्मों में अब बड़ा नाम बन चुके हैं। एक्टर, डायरेक्टर और भी बहुत सारी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। बॉलीवुड में लगातार परचम लहरा रहे हैं। तो इनसे बातचीत होगी कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, क्या कुछ चुनौती रहा और अब कहां तक पहुंच गए हैं, क्या कुछ और करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रभात खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, स्पेस देने के लिए। सवालों की शुरुआत सफर से ही होगी कि एयरफोर्स, रेलवे जैसा नौकरी, बिहार में कहा जाता है कि भाई सरकारी नौकरी मिलना उससे बड़ा अचीवमेंट शुरुआती दौर में कुछ नहीं होता है जब तक आपको कुछ और ना मिल जाए। तो ये सब छोड़ के वैसे सफर में जाना जहां तय नहीं है मंजिल, कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी चुनौती है, कैसे सोच लिए, ये हिम्मत कैसे आई? सबसे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली का ना अपना एक सपना होता है कि जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि मेरे फादर अगर सरकारी नौकरी में थे तो वो टारगेट बन जाता है कि हम भी निकालें। तो मेरे साथ एक चीज़ ये रहा कि बचपन से ही जैसे कोचिंग में, स्कूल में जो भी नाटक होते थे, पता नहीं कैसे इंटरेस्ट जगा और मैं जाता था, उसमें इन्वॉल्व होता था और करते करते ना मज़ा आने लग गया। साथ में मेरी एक बड़ी बहन है, उनका नाम है शैली सिन्हा करके। वो ना बचपन में हमको बहुत फिल्म दिखाई है। तो पहले तो ये आप जाते थे, फिल्म क्या है, एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, तो आप उसमें इन्वॉल्व होते थे, जाते थे, देखते थे, अच्छा लगता था। हमको ये पता नहीं था कि वो सफ़र कब से कब कैसे उसको हम बाई प्रोफेशन में लेकर के आएंगे, ये तब तक नहीं पता था। तय नहीं था कुछ भी। लेकिन उस दौरान ये था कि कोचिंग में या स्कूल में इतने अच्छे रिस्पांस आ रहे थे। उसके बाद हम बहुत सारे थिएटर ग्रुप है पटना में, जैसे सिटी इप्टा, हमारे इप्टा संस्था का, वहाँ जुड़ा। फिर हमारे एक गुरुजी हैं, धनंजय नारायण सिन्हा थे, वो संजय उपाध्याय के भी गुरुजी हैं, तो उनके साथ जुड़ा तो और दिमाग थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलने लगी। पहले क्या लगता था कि चलो यार लाइंस बोलो, हाँ 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 हाँ, लोगों ने तालियां बजाया, बस यही दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे पता चला ये दुनिया नहीं है। अगर किसी जहाँ पर आप, जैसे नाटक है, एक ढंग से प्ले है, खेलना हम लोग कहते हैं। जैसे लोग बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हमारे लिए वैसे ही खेल है। तो उस खेल को अगर आप बाई प्रोफेशन में लाते हो तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो थिएटर करते करते इतनी चीज़ें आती गई, किताबों का पढ़ना, राइटर्स को पढ़ना, समझना, करते करते कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पता चला, जिसमें भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो NSD में है, BNA जो है लखनऊ में है, FTI पुणे में है, FTI फिल्म स्कूल पुणे। तो जब ये सिलसिला चला तो अब ये तो था चीज़ें कि चलो एक्टिंग लाइन में जाने के लिए। उससे पहले मेरा क्या हुआ कि रेलवे में चयन हो गया एज ए TC, टिकट कलेक्टर। तो चूँकि मैं पढ़ने में ठीक था और अच्छा ही था, मैं इस मामले में अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि पढ़ाई को लेकर के कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और वही हुआ कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वाणिज्य महाविद्यालय से, और ओरिएंटल कॉलेज से मेरा इंटर हुआ था, और गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद जो उससे पहले राजकीय रमना, तो मेरा रहा है पूरा सरकारी वाला मीडियम ही रहा है। बट कोचिंग जो हमारा था, उस कोचिंग के जरिए डिफरेंट टाइप के बच्चे आते थे,
तो कोई CBSE से आ रहा, मैं तो बिहार बोर्ड वाला था, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था कि एक आ रहा CBSE से, ICSE से, मैं हूँ बिहार बोर्ड से, तो उनको भी समझने का मौका मिलता था कि इन लोगों में क्या खासियत है। तो पता चलता था कुछ नहीं है, ये केवल दिमागी भ्रम है, ये लोग थोड़े से अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई लगा के जाते हैं, हम वही वाइट कपड़ा और ब्लू पैंट वही पहन के जाते थे, हमारे यहाँ टाई होती नहीं थी। तो बहरहाल तो मेरा रेलवे में हो गया। तो घर वालों को लगा चलो फादर के बाद जो है अब हो गया, अब मामला सेट हो गया, अब तो सरकारी नौकरी हो गया। जब हम गए खड़गपुर रेलवे में, TC थे वहाँ पे, और मेरा काम वही था कि एक बैकलॉग मिलता था, वो जाते थे, कभी भाग के जाओ, वो जो ड्राइवर है उसको पकड़ा दो, वो एक दे देता था, उसको जाकर के मुझे इन्वेंट्री करना होता था, वो करता था। इसके अलावा जो समय बच जाता था उसमें जो लोग पैसेंजर आते जाते थे तो टिकट चेक करना बेसिकली स्टेशन पे। तो मैं कई बार क्या करता था ना, छोड़ देता था, मतलब शकल से ही पता चल जाए बेचारा गरीब है, मैं तो इवन प्लेटफॉर्म क्रॉस तक करा देता। तो मेरे सीनियर लोग ना मुझे बोलते थे, क्योंकि वो लोग घुसखोरी, मतलब वहाँ पे भयंकर रेलवे में ना बहुत। तो आप नहीं कभी कुछ ले लिए? कभी कुछ नहीं, बिकॉज ऑफ मेरे फादर का ये देन है, वो कहते थे ईमानदारी से जियो, ईमानदारी से मरो, सिंपल सी बात है, और बचपन से उन्होंने सीख दिया था। तो हुआ क्या कि उस दौरान मैं कोई पैसे वैसे लेता नहीं था, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो बोले अरे कैसे घर बनाएगा और ऐसे करेगा। तो मैं बोलता था कि भाई आप लोग भी कंपटीशन दे के आए हो, हम भी दे के आए हैं, मुझे आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। तो वहाँ पे एक स्टेशन मास्टर थे, तो वो बोलते थे कि तेरे लिए काम नहीं है। हम बोले पता है कि मेरे लिए नहीं है, हम तो बस एडजस्ट कर रहे हैं। और बहुत छोटा था यार, इंटर करते ही मेरा हो गया था। तो बट एक लायबिलिटी थी कि चलो घर का भी चीज़ें समझना है और वो सारा, बट करते करते क्योंकि उससे पहले ना मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वो जॉब मेरे लिए होना, अगर जॉब नहीं होता ना तो शायद मैं थोड़ा मेंटल हो चुका होता। मुझे मेरे फादर दिखना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत क्लोज था फादर के साथ। खैर बहरहाल वो चीज़ें चलती रही, 1.5 साल चला। उसके बाद मेरा एक दिन ऐसे ही मन गया, मैंने स्टेशन मास्टर सर को बोला कि सर मैं रिज़ाइन दे रहा। तो बोल रहे रिज़ाइन मत दे, एडहॉक में भी एक चीज़ होता है कि कोई और तुम्हारा नौकरी कर लेगा, तुम केवल मंथली आकर के साइन करके चले जाना, एंड में सैलरी आता रहेगा, उसका जो पैसा होगा उसको बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला देखिए मेरे तरह बहुत लोग होंगे जो कंपटीशन फेस करके आ रहे हैं, बिल्कुल है ना, और बहुत लोग ऐसे हैं जो सालों से लगे हुए हैं जिनके हो नहीं रहे, तो उससे बेटर है कि मैं रिजाइन ही मार दूं, किसी और का भला हो जाए ये करने से। तो वो हुआ, मैंने रिजाइन मारा, आया, पूरा घर में बैंड बज गया कि ये लड़का क्या करेगा, हर कोई डपली बजाएगा, गांधी मैदान में कटोरा लेके। तो कई चीजें हुई, बट ये अंदर से ये था कि अब इतना बड़ा स्टांस ले तो लिया है, तो अब आगे का रास्ता कैसे करना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि जमीन जायदाद है, तो वही सारा चीज। खैर बहरहाल ये चीजें चली, और होते होते मैंने अपने यहाँ से ग्रेजुएशन शुरू कर दिया, पढ़ाई होती रही, थिएटर किया, ऑल ओवर इंडिया टूर भी किए हमने। फिर मैंने BNA अप्लाई किया और BNA में मेरा हो गया, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ। वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आया कि अभी क्या है ना कि जब आप घर पे रहते हो और थिएटर करते हो तो आप 2 घंटा 4 घंटा करते हो, वहाँ 24 घंटा थिएटर, मतलब खाना पीना सोना हर चीज़ में थिएटर। तो एक कल्चर मिला, एक साधन मिल गया। फिल्म बंधु से, इवन यूपी गवर्नमेंट से मुझे स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से सारा खर्चा यूपी गवर्नमेंट का ही मेरे ऊपर लगाया हुआ है, मेरे जेब से 1 रुपया नहीं गया। उन्होंने अच्छे से पढ़ाया समझाया, तो धीरे धीरे ना एक रास्ता बनना शुरू होगा। और इससे पहले जब मेरा BNA में हुआ 2008 में, उससे पहले 2007 मिड की बात है, मैंने एयरफोर्स भी अप्लाई किया था और उसमें हो गया मेरा। ये भी मतलब ड्रीम जॉब होता है कि भाई एयरफोर्स। हाँ, और पता नहीं ये ऊपर वाले की रहमत रही होगी या मेरी मेहनत, और ऊपर जो मेरे तकदीर में लिखा था वो चीज़ें हुई। तो ऑप्शन तो था, लेकिन मैंने वो बुक में छुपा के
मैं अपना निकल गया। घर वाले को जानकारी नहीं थी कि भाई नौकरी हो गई? उनको पता चला कोई लेटर आया होगा टाइप, हाँ ठीक है। मैंने देखा और रख के चला गया। जब मैं बीने गया 1 साल बाद दीदी ने किताब इधर उधर सेट किया, वो तो निकल गया। तो बोले कैसा तुम पागल हो यार, तुम्हें बताया नहीं? हाँ बोले हमको जाना ही नहीं था, एक जॉब करके फिर दूसरा जॉब करो। तो उससे बेटर है कि हम ये लाइफ ज़्यादा मेरे लिए अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे एटलीस्ट जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ। बॉलीवुड में कब एंट्री मिली? मेरी एंट्री मिली जब मैं BNA से पास आउट हुआ। तो उस दौरान ना कि अब मुझे मिला शिफा त्रिपुरारी शर्मा जी का। तो वो जब प्ले में कर रहा था तो प्ले के दौरान पैसे भी अच्छे खासे मिले, कुछ 1.5-2 महीने के कुछ 4.5 लाख रुपए मुझे मिले। तो हम लोग चलो थिएटर में भी पैसे हैं, जैसे लोग कहते थिएटर में पैसा नहीं, ये नहीं। तो वो बहुत ही कमर्शियल प्ले था, उसमें होस्ट कर दी थी प्रियंका चोपड़ा। अच्छा। हाँ, और वो यूनिसेफ का ये प्रोजेक्ट था जिसमें टिकम जोशी, गौरी देओल, काफी लोग थे, गुलिस्ता अंसारी, काफी लोग। तो वो करते करते फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का एक कोर्स होता है FTI में, FA फिल्म एप्रिसिएशन। तो वहाँ गए ना, तो मेरा थोड़ा सा विजन चेंज हुआ कि नाटक का क्या है कि आज किया कल खत्म, करते रहो तो ठीक है, नहीं करोगे तो खत्म। वहाँ गए कि सिनेमा और फिल्म और सीरियल और ये सब जो होते हैं कि एक बार छप गया ना, आप मर भी जाओगे ना, वो छपा ही मौजूदगी रहेगी। तो मैं बोला यार ये मामला तो ज़्यादा अच्छा है। और थिएटर में चीखना चिल्लाना, हालांकि मैं थिएटर को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें बड़ा स्टेज है, ऑडियंस पीछे तक बैठा चिल्ला के बोल रहे। लेकिन जब वहाँ गए और सहजता जो समझ में आई ना कि यार ऐसे होता है बातचीत करने का तरीका। आप कोई भी कैरेक्टर देखो, बहुत हार्श नहीं करते हैं आज की डेट में, जितने भी एक्टर्स को आप देख रहे हैं। तो मुझे मज़ा आने लगा। मैं बोला ये छप गया ना तो मेरे मरने के बाद भी ये चीज़ें रहेगी। तब जाकर के मेरा सफ़र शुरू हुआ। हाँ, वो हुआ। उसके बाद मेरा क्या हुआ कि आंखों देखी एक फिल्म बन रही थी जी। तो उसके लिए रजत सर का कॉल आया। उसमें प्रियस करके कास्टिंग वाला बंदा है, प्रियस शर्मा या ऐसे करके। तो उसको चाहिए थे नए एक्टर्स की जरूरत, तो परेश जी का बेटा का रोल। ठीक है, तो मेरा 3 राउंड हुआ। तो अब लगा कि अब हो गया, मेरा लाइफ जो है सेट है। रजत कपूर की फिल्म आपको देखी, सब हो गया। 2 बार फ्लाइट से भी उन्होंने बुलाया, सब पक्का, कॉन्ट्रैक्ट तक बन गया। थोड़े समय बाद जो है ठंडा हो गया। तो हम 2 महीने बाद फ़ोन किए कि भैया क्या हुआ, अभी तक डेट्स नहीं है। तो बोला नहीं वो सर एक्चुअल में ऐसा रहा कि परेश जी को हटा दिया गया, कुछ उनका क्रिएटिव डिप्रिसिएशन हुए हैं और संजय मिश्रा जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए आपको भी हटा दिया गया। अच्छा, वो पूरी कहानी ही बदल गई? पूरी कहानी बदल गई, मतलब कहानी वही थी, एक्टर्स बदले। पहले मैं परेश जी कर रहे थे तो मैं उनका बेटा का रोल कर रहा था। अब संजय जी आए तो कोई और करेगा। तो ये जिसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तो मुझे तो उसमें झटका लगा, यार ये क्या है कि सब चीजें स्मूथ चीजें चल रही थी। तो जो जितना आसान लगता है उतना आसान होता है। फिर करते करते क्या हुआ कि अब क्या करे। इतने ऑडिशन दिए, लोगों से मिले, बहुत अप्रोच किए कि क्या हो क्या करे। फाइनली क्या हुआ कि मैंने मेरा एक दोस्त है अरुण मित्रा, वो भी डायरेक्टर है। तो उसने कहा कि देख तो बातें कर ही लेता है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो एक काम कर कास्टिंग डायरेक्टर बन जा। हम बोले अच्छा ये क्या होता है? तो बोला एक्टर को फाइनलाइज करना पड़ता है, जैसा कैरेक्टर आता वो तो तू अकेडमी में भी कर चुका है, FTI में भी देख चुका है, उसको पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से एक्टर्स बुलाओ, ऑडिशन करो, दो। हम बोला अच्छा तो कैसे करेंगे? तो कैमरा उसके लिए समझना पड़ेगा। तो हमने ठीक है। तो मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, फिल्म फार्म, उत्तरन सीरियल अगर आपने सुना हो तो मैंने दिया वहाँ पे, उस दिन दिया और मैं आ गया। तो बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, 2-4 दिन में आपको इन्फॉर्म करेंगे। बोले ठीक है। हम निकले, फिर मैं गया अरुण के पास कि भाई तू कैमरा सिखा दे, इससे पहले वहाँ से कॉल आ जाए तो मैं चलाऊंगा कैसे। इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद आप कैमरा सीख रहे हैं? हाँ, कैमरा सीख रहे हैं। तो उसने आधा घंटा जितना बताया, हालांकि FTI में तो
वो तो फिल्म कैमरा होता है। अब डिजिटल वाले में आप समझ रहे हैं ना, हैंडी कैम, बिल्कुल उसके भी अलग अपने फॉर्मेशन होते हैं। तो उसने बताया था, तो आधा घंटा में समझ गया, चलो ऑन ऑफ ऐसे हो जाता है, ऐसे आउट फोकस होता है, ऐसे फोकस होता है। बेसिक्स आपने उसको बेसिक्स समझ लिया। उसके बाद ना 2 दिन तक कॉल नहीं आया मेरे पास। तो मुझे लगा कि यार लगता हुआ नहीं है। तो मेरे पास सत्यव्रत राउत करके एक थिएटर के डायरेक्टर है, वो कर रहे थे वेटिंग फॉर गोदो। तो उनका फोन आया कि रवि क्या कर रहा है? बोले कर तो कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन करना बहुत कुछ चाहता हूँ सर। तो बोले क्या हुआ, परेशान है क्या? हम बोले नहीं सर, लगे हुए हैं, कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया है, बाकी एक्टिंग क्यों नहीं कर रहा? हम बोले क्या करें, लोग समझ ही नहीं रहे तो क्या करूं मैं? तो बोले अच्छा, तो एक काम करेगा, वेटिंग फॉर गोदो करेगा, पोजो का रोल है, 2 ही एक्टर है उसमें। तो हम बोले हाँ कर लेंगे। तो तू एक काम कर, हैदराबाद आ, टिकट भेज रहा हूँ तुझे और ये पैसे दूंगा। हमने ठीक है डन, टिकट भेज दिया। कट टू आज मुझे जाना है कल रात में बस से हैदराबाद, बॉम्बे से। सुबह फोन आया फिल्म फार्म से कि आप एक बार आ जाइए, प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। एक तरफ एक्टिंग और फिर इधर तो हम बोले यार थिएटर भी अगर वहां भी जाएंगे हैदराबाद, फिर वापस बॉम्बे जाएंगे पैसे कमा के और यहाँ खर्च करेंगे, तो इससे बेटर है कि यही काम करें, यही पैसे कमाएं, यही खर्च करें। बिल्कुल। तो फिर मैंने सर को फोन किया, जब यहाँ पर फाइनल हो गया, प्रोड्यूसर से मिला, वो बोले कि कब से आप करना चाहते हैं? हम बोले आप बताइए सर, कल से ही कर लें? तो नहीं, आज से ही कीजिए। तो फिर मैंने सेम डे, जिस दिन मेरा प्रोड्यूसर से मुलाकात हुआ, मान के चलो 10 बज रहा था, और 10-11 बजे के बीच में हमारी बातचीत सारा हो गया, नक्की हो गया, पैसे वैसे। तो 12 साढ़े 12 से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने सत्या सर को कॉल किया, बोला कि सर लग रहा आ नहीं पाऊंगा, टिकट आप कैंसिल करा दो, और अभी भी मेरे मेल पे पड़ा हुआ बस का टिकट, ठीक है। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। सर ने भी मान गया कि नहीं चलो तू रुक, तू चाहता था रुकना, चलो मौका मिल गया तो रुक जा। तो वहीं से मेरा शुरू हुआ। उसके बाद ये दौर चलता रहा, फिर सावित्री, दुर्गा, फिर आपका गर्ल इन द सिटी, बिंदास का बहुत बड़ा शो था, जो TBF आज सुना है ना, जी। पहले था टैक्सी मूवीज करके था, उनकी थी कंपनी, जो 3 भाग में ये डिवाइड हुआ, पोसम्पा और TBF। तो टैक्सी मूवीज वालों का ही है। ठीक है, अब आते हैं बेहद चर्चित सीरीज दुपहिया जी। तो इसमें आप डायलेक्ट कोच और एक्टिंग कोच के तौर पे आपने काम किया, तो बिहारी टोन का इस्तेमाल हुआ है उसमें। तो ट्रेनिंग देना जो कलाकार नहीं जान रहे हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? एक तो ना जिस तरह के एक्टर्स मिले ना मुझे, वो कमाल के मिले, डिसिप्लिन, समझदार, पढ़े लिखे और ऑलरेडी काम किए हुए लोग, है ना। और बहुत सारे ऐसे थे जो फ्रेश भी थे, लेकिन मेरा जो तरीका है ना, मैं 2 तरह से लैंग्वेज पे काम करता हूँ। एक तो एजुकेशन और दूसरा स्टेटस। तो इससे फर्क दिखता है कि अगर कोई बंदा बिहारी बोल रहा है या पंजाबी बोल रहा है, हर तबके में ना जो पढ़ा लिखा होगा उसका बोलने की अदायगी अलग होगी, और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसकी अदायगी बिल्कुल अलग होगी। स्टेटस मतलब कोई बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, तो इस पे मैं काम करता हूँ। और ये सब चीजें ना ये लोग तुरंत यूं क्विक पकड़ते हैं, वक्त लगता है शुरुआत में। जैसे मैं एक्सटेंशन देता हूँ, कहा भैया जाइएगा, हम बोलते ये मत करो, हम बोलते कहा भैया जाइएगा, ये करो। तो उनको एटलीस्ट इतना खींच दो, इतना एक्सटेंशन दे दो कि सामने वाला अगर 10% भी कर लेगा ना तो भी वो काम हो जाएगा, आ जाएगा। और ये लोग इतने कमाल के, चाहे गजराज सर हो, रेणुका मैम हो, चाहे भुवन अरोड़ा हो, स्पर्श श्रीवास्तव हो, हर किसी ने सरेंडर किया। इवन टीपू करके एक कैरेक्टर है, समर्थ करके शो देखिएगा तो पता चलेगा। शिवानी रघुवंशी है जिसने तितली तमाम, उसने मेड इन हेवन ये सब किया हुआ है। तो ये लोग सरेंडर रहते थे। इवन हमारी जो डायरेक्टर है सोनम नायर, कमाल की है वो उन्होंने छोड़ दिया था कि करो आप जैसे करना चाहते हैं। तो बीच बीच में मैं उनको बुला करके दिखाता भी था कि मैम आइए ना, रीडिंग में बैठिए। तो बैठती थी, समझती थी, फिर हमारा क्रिएटिव डिस्कशन होता था, चैनल के साथ डिस्कस होता था कि कितना हम इसको, या तो देखो लैंग्वेज के चक्कर में ऐसा ना हो कि शो खराब हो जाए। कई बार क्या होता है ना, अब जैसे आप पंजाबी हैं, अब हम आपको
बार बार के भोजपुरी सिखा दें तो आपके अंदर जो पंजाबीपन है वो तो रहेगा ना। कई फिल्में खराब हुई इसी कारण कि जबरदस्ती बिहारी टोन, भोजपुरी और बाकी चीजों को या कोई भी अलग लैंग्वेज अलग कलाकार से बुलवाने की कोशिश हुई उसमें। हाँ, और उसमें खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज कि एक्टर के लिए ना कंफर्ट करना बहुत जरूरी है कि भैया लैंग्वेज इतनी भारी चीजें नहीं है, बस इसके कीवर्ड को समझने की जरूरत है। श है ना, मात्रा में आसपास आ जाए तो मात्रा में गड़बड़ी, रॉड इसके अंतर है ना, ये सब हल्की हल्की चीज तो ये लोग पकड़ लेते थे। हालांकि पहले सीजन में 2.5-3 महीने की ट्रेनिंग हुई है, उसके अलावा फिर सेट पे। सेकंड सीजन में उन लोगों को याद था और वो लोग एक्टर्स भी बोलते थे कि आपने इतना रटवा दिया है ना कि अब अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, वो बस गया है अंदर। वो जो पन है ना, बिहारीपन, वो आ गया। बिहारीपन से एक बात याद आई कि कहा आप लोगों ने कि मिनी बिहार वहां बना दिया। हाँ, और बकायदा कैसा था ये मिनी बिहार? बहुत बढ़िया। मतलब एक तो इतना प्यारा जगह है ना, ओरछा राजा राम मंदिर, अगर सुना हो आपने। बिल्कुल। तो झांसी और ग्वालियर के वो बीच में पड़ता है, वो एमपी है। एमपी का बेसिकली बॉर्डर है, तो वहाँ ना पूरा हिस्टोरिकल है वो पूरा। तो एमपी में बिहार बसा दिया आपने। हाँ, खूबसूरत। और वहाँ पे एक गांव बनाएगा धड़कपुर, और इतना प्यारा, और वहाँ के लोग इतने सपोर्टिव कि हम लोगों को कोई परेशानी ही नहीं होती थी कि भीड़ परेशान कर रहा है या ऐसा कुछ हुआ है नहीं। और बहुत मजा आया उस सेटअप को भी बनाने में। आई थिंक लगे हैं 3-4 महीने, 3-3.5 महीना लगा पहला सीजन में। सेकंड सीजन में थोड़े से मॉडिफाई किया गया उसको, लेकिन फर्स्ट सीजन में बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत हुआ था। बट सेकंड में चूंकि एज इट इज सिमिलर ही होगा, बहुत अंतर तो होगा नहीं। पहला सीजन हमने किया था ठंड में, सेकंड सीजन किया है, नहीं सॉरी, पहला सीजन किया है गर्मी में, फर्स्ट सीजन हमने किया ठंड में। अच्छा, अब 2-3 भूमिका है आपका, आप अभिनेता भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है, डायलॉग कोच भी है। मजा किस में आता है? आप क्या करके खुद संतुष्ट हो पाते हैं कि भाई ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसको करके मजा आता है? मजा हमको सब में आता है। कारण क्या है कि मेरा स्कूलिंग जो हुआ है ना, बहुत बेसिक से हुआ है, थिएटर, जिसमें आपको एक्टिंग, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, तमाम चीज, लाइट, तो मैं सब में मजे लेता था। ठीक है। इवन इसमें फिल्म लाइन में भी क्या हुआ है कि जैसे मैं कास्टिंग करता हूँ उसमें भी उतने ही मजे लेता हूँ, लैंग्वेज कराता हूँ उसमें भी, जब डायरेक्ट करता हूँ उसमें भी उतने ही मजे लेता हूँ, और राइटिंग करता हूँ तो भी उतना ही मजे लेता हूँ। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि मजा आता तभी मैं इतने सारी चीजें कर पा रहा हूँ। अगर मजा नहीं आता, क्योंकि ये मेरी मजबूरी नहीं है कि एक होता ना कि नहीं मैं इसी के लिए ही बना हुआ हूँ, उसके लिए मैं 2 साल ऐसे तकिया लगा के वेट करूंगा कि कोई मुझे काम देगा फिर मैं करूंगा। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे काम आता है, मैं कर रहा हूँ, और मजे सब में आ रहा है मुझे। एक नाम खूब चर्चा में है, पंकज त्रिपाठी। हाँ जी। आपका रिश्ता तो पुराना है, 2019 में किस्सेबाज में आप लोग साथ थे। कैसा अनुभव उनके साथ काम करने का? बहुत कमाल के हैं, मतलब प्यारे हैं और थोड़े नटखट हैं वो। मतलब बीच बीच में वो क्या करते हैं कि कुछ मतलब चुगलबंदी करना, ये सब उनकी थोड़ी सी आदत है। कुछ याद है क्या? जैसे याद है एक सीन कर रहे थे वो, किस्सेबाज का शुरुआत का सीन है जहाँ पे उनकी हथकड़ी है, जिसमें वो जो पुलिस वाली है वो कह रही है कि जल्दी बता किसने किया ये, किसने मारा उसको। तो बोलते हैं कि अभी बता दे, पहले खाएंगे पिएंगे। अच्छा ये बताएं मैडम जी, शादी कीजिएगा हमसे, हम सब बता देंगे। तो करते करते ना उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे लाइंस थे उनके, चंबल्स हो रहे थे, मतलब इधर उधर जा रहा था, बीच में कुछ खा जा रहे थे। तो ना एक लोटा था, वो लोटा उठा के ना ठाक ठुक कर रहे थे। तो मैंने डायरेक्टर को बोला यार ये लग रहा लाइन याद नहीं है इनको। तो बोला एक बार तू जा, तू बोल दे। तो बोले ठीक है। मैं बोले भैया लाइन में नहीं याद है। अरे यार तुम तो गजब कर रहे हो। हम बोले नहीं लाइन नहीं याद है आपको यार, तो भाई देखिए उसको पहले। तो उन्होंने फिर उसको करेक्ट किया, बोले रुक जा 10 मिनट टाइम दे, इसको हम सही करते हैं। तो ये सब हरकतें करना, बीच में क्या है कि कुछ
गमछा इधर का उधर कर देना, कंटिन्यूटी, तो ये सब मजे लेते थे बेसिकली। और खाने में बहुत चटोर आदमी है वो, खाने के शौकीन तो है, और खूब चर्चा होती है। बनारस में हमने तो खूब भरपूर खाया है। तो अब बारी आता है कि अब आगे क्या, तो एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म धप। धप क्या है धप? धप है बेसिकली गिरने के बाद का जो आवाज, अचानक से जो इंसान जब गिर जाता है जमीन पर जो साउंड आता है वो है धप। लेकिन ये धप ऐसा धप है ना जिसमें कोई साउंड नहीं है। अच्छा, बेसिकली क्या है, एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की ये लड़ाई है, मतलब चेतन अवचेतन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बेसिकली ऊपर से हर इंसान अच्छा लगता है, बट अंदर जो उसकी कमियां हैं वो जो बहुत क्लोजर बंदा है वो समझ पाता है, या नहीं तो वो कई बार वो भी नहीं समझ पाता है, ठीक है। लेकिन समय के साथ वो चीज़ें बाहर आने लगती है। तो उसमें काफ़ी एक्टर हैं, मतलब विक्रम कोचर है, एक जयंतिका सेन गुप्ता करके, विक्रम कोचर जिसने डंकी, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उसने करी है, रक्तांचल, तो वो है। फिर जयंतिका सेन गुप्ता है, फिर मतलब काफ़ी 14-15 एक्टर्स हैं उसमें। तो उसकी खासियत क्या रही कि एक रात की कहानी है, सुबह होती खत्म हो जाती है, और रात क्या होती है, छोटी होती है, दिन आपको बड़ा मिलता है। तो वो बड़ा चैलेंज रहा हमारे लिए, उस तरह का ताना बुनना और कैरेक्टर में रहते हुए चीज़ें करना। तो उसको अप्रिसिएशन बहुत मिल रहे हैं। अभी तक 4 जगह गया, चारों जगह उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म फेस्टिवल में। तो अभी वो रन कर रहा है काफी। आगामी और कोई प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा आप करना चाहें? एक तो सीजन 2 आने वाली है दोपहिया की। इसके अलावा हमारा आ रहा वेटिंग है करके, तत्काल टिकट, बहुत कमाल की है और बहुत कंटेम्परेरी है, बिकॉज तत्काल टिकट आसानी से मिलता नहीं है। तो उसके जरिए पता चलेगा, जो जियो स्टूडियो का है, और वो आ रही है Amazon MX पे। तो बहुत ही लोग उससे रिलेट कर पाएंगे कि क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। और वो रियल कहानी है, 2015 में एक घटना घटी थी, उस पे बेस्ड है। बाराबंकी का एक लड़का था जिसने पूरा साइबर को हैक कर लिया था, तो उस पे। आप बिहार से है, पटना से है, भोजपुरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कभी देखते हैं क्या? भोजपुरी में हाँ, अभी हमारे साथ बोलना भूल गया, दोपहिया में है ना, निरहुआ है, उनको भी ट्रेंड किया है मैंने। ठीक कौन लग रहा है, किसका काम अच्छा लगता है आपको? पवन सिंह है, खेसारी है, निरहुआ है? मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने 2 लोगों की फिल्में देखी है। एक देखी है रवि किशन की, और दूसरी देखी है मनोज तिवारी की, बहुत पहले, है ना। और एक फिल्म देखी थी जो यहीं वीना है सिनेमा हॉल, वहां पर लगा था, प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। संतोष करके एक डायरेक्टर थे, संतोष शर्मा या कुछ ऐसे करके, बम बम बोल रहा है काश जी, निरहुआ की फिल्म थी। तो वो देखी थी मैंने। उसके अलावा मैंने मतलब मेरा कोई, चूंकि मेरा तो इसमें कौन बेहतर, रवि किशन, मनोज तिवारी? सब अपनी जगह बेहतर है, सब में अपनी खासियत। गाना सुने कभी पवन खेसारी इन लोगों का? कभी गाना तो ऐसे शादी वादी में जो चलता रहता है, स्पेशली टीवी पे लगा के तो नहीं सुना, कभी नहीं सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना है। अच्छा, जब बात होती है फिल्म इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जो डाउनफॉल में है। हाँ। फिल्में या तो आ नहीं रही, आती है तो पता नहीं कहाँ चलती है, ठीक है, क्योंकि सिनेमा घरों में दिखती नहीं। क्या कारण लगता है इस डाउनफॉल का, जबकि बाकी का सिनेमा आगे बढ़ रहा है इंडस्ट्री? नहीं, कारण देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ, अगर चीज़ें जा रही है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो कंटेंट आज की डेट में ना बहुत पावरफुल चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे कंटेंट होंगे, और एक्टर्स का क्या है ना कि एक्टर भी आपको समझना पड़ेगा कि कंटेंट के हिसाब से एक्टर कास्ट कीजिए। अब 50-55 साल को आप एक्टर को आप हीरो बना रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा चीज़ें, तो वो भी आपको तय करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ की जनरली जैसे शादी ब्याह में भी बहुत सारे फूहड़ गाने और ये सब जो चल रहे हैं, हमको लगता है इस पे थोड़ा सा, चूँकि देखो ना, हिंदी फिल्मों के गाने बनने में 1-1 करोड़ लग जाते हैं,
और भोजपुरी के गाने बनने में 5-10 हजार रुपए में यही पीछे ही रिकॉर्डिंग हो जा रहा है। आप समझ रहे हो, 10-10 हजार में 2-2.5 घंटे कोई भी में लड़का आ रहा है, ऑटो ट्यून लगा रहा है और गाना गा दे रहा है, और गंदे वल्गर। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी परोसिए ना, आप इंटरटेनमेंट के जरिए मैसेज क्या दे रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। और एक बात ये भी है कि बजट का भी बहुत डिपेंड करता है। अब जिस तरह की भोजपुरी फिल्में बन रही हैं, अब बनाएंगे 50 लाख रुपए में, एक तरफ फिल्में बन रही हैं जिसका बजट ही है 15 करोड़ 20 करोड़, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ बन रहा 10 दिन 12 दिन में पूरी फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी, आप सोचिए क्या ही क्वालिटी होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।